दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ज्ञानोस्फीयर एडू पे। दोस्तों अपन फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल में 11वीं क्लास का अपना जो पोर्शन चल रहा है उसमें 6 यूनिट अपनी कंप्लीट हो गई हैं। 6 यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं जितने मैं करवा सकता था यहाँ ऑनलाइन क्लास में। आज अपन नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और उस नई यूनिट का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, चैप्टर 13। अपनी फर्स्ट ग्रेड की जो यूनिट है वो 13वां पार्ट है। कई बच्चों ने मेरे को कमेंट्स में ये बोला है कि भाई सर पहले हमें 11वीं क्लास के सेकंड फिजिक्स करवाओ, इसलिए मैंने इस चैप्टर से इसको स्टार्टिंग किया है। केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। बहुत सिंपल चैप्टर है, गैसों का अणुगति सिद्धांत। इस सिद्धांत में दोस्तों इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे कि गैसें किस हिसाब से बिहेव करती हैं, गैसों का यह अणुगति सिद्धांत देने के लिए किस प्रकार से अजम्पशन माने गए हैं, अभिग्रहित माने गए हैं, पोस्टुलेट्स माने गए हैं, गैसें हैं वो किस किस नियम को फॉलो करती हैं। इस काइनेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत आए और अपन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को करेंगे। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है और यहाँ से पक्का क्वेश्चन अपनी एग्जाम में आएगा। गैसों का अणुगति सिद्धांत, शॉर्ट में इसको कहते हैं केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो दोस्तों देखिए, पदार्थ की 3 अवस्था है। पदार्थ की सिंपली वैसे 4 अवस्था है। पदार्थ की अवस्था में डिफाइन करता हूं, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। पदार्थ की अवस्था सबसे पहले अपन बात करें तो ठोस एक प्रकार की अवस्था है, स्टेट है पदार्थ की। सेकंड वन क्या है, द्रव जिसे अपन लिक्विड कहते हैं। थर्ड क्या है दोस्तों, गैस। और चौथी जो आजकल डिफाइन करते हैं वो है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। ठोस, द्रव और गैसों को अंतर, इन में अंतर आणविक बलों के द्वारा अपन करते हैं, आयतन के द्वारा करते हैं, इनकी आकृति के द्वारा करते हैं। जैसे ठोस को अपन को डिफाइन करना हो तो ठोस के कणों में या परमाणु में या अणु में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होता है, यानी अंतर आणविक बल बहुत ज़्यादा होता है। इनकी निश्चित आकृति होती है, निश्चित इनका आयतन होता है, उनको अपन क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। द्रव है, द्रव के कणों में या परमाणु में, अणु में अंतर आणविक बल है वो ठोस से कम होता है, निश्चित आकृति नहीं होती है, आकार भी नहीं होता है, लेकिन जिस पात्र में इनको डाल दिया जाता है द्रव को, उस पात्र का आकार ही इनका आकार मान लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही गैसेस हैं, गैसेस में अंतर आणविक बल हैं, और भी ढीले हो जाएंगे और भी कम हो जाएंगे, ठीक है। निश्चित आकृति नहीं होती है, निश्चित आयतन नहीं होता है। जिस पात्र में भी या जिस प्रकार की आकृति में इनको भरा जाता है वो आकृति ही इनकी क्या हो जाती है, शेप हो जाती है। एंड नेक्स्ट वन, फोर्थ जो पॉइंट है दोस्तों, प्लाज्मा। अर्थात इसका मतलब है कि जब पार्टिकल्स आयनित अवस्था में पाए जाते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था माना जाता है और इसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पदार्थ की अवस्थाओं से अपन स्टार्ट करके कि आदर्श गैस क्या है, किस प्रकार के नियमों का वो पालन करती हैं, इस चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं गैसेस की। हाँ, तो देखिए यहाँ से गैसों के गुणधर्म, गैसों के गुणधर्म, गैसों के गुणधर्म या गैसों की प्रॉपर्टीज होती हैं ठोस और द्रव के सापेक्ष, ठोस तथा द्रव के सापेक्ष, ठोस तथा द्रव के सापेक्ष पूर्ण रूप से अलग होते हैं, पूर्ण रूप से अलग होते हैं। पूर्ण रूप से क्या होते हैं दोस्तों, अलग होते हैं। गैसों में ठोस व द्रव की तुलना में, ठोस व द्रव की तुलना में, ठोस व द्रव की तुलना में तापीय प्रसार बहुत अधिक होता है, तापीय प्रसार बहुत अधिक
होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैसें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर बहुत फास्ट मूव करती हैं इन कंपैरिजन टू ठोस और द्रव की तुलना में। ठीक है, गैसों के बारे में जो जानकारी है, गैस की अवस्था के बारे में जानकारी, अवस्था के बारे में जानकारी, गैस की अवस्था के बारे में जानकारी, इसके दाब, इसके दाब से कि गैस पर दाब कितना है, ताप कितना है, वह आयतन अर्थात दैट इज P, T और V से दी जा सकती है। और भी पैरामीटर होते हैं, लेकिन मेनली ये 3 पैरामीटर यदि अपने पास में हो तो किसी गैस के बारे में अपन संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। एक चौथा पैरामीटर एंट्रोपी भी आता है, जो एंट्रोपी क्या है, कणों की अव्यवस्था का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज एंट्रोपी, जिसे अपन एस से डिनोट करते हैं। तो गैस केटीजी के अपन स्टडी करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक का मतलब गैसेस के अणु के बीच क्या होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, कि गैस के अणु कैसे मतलब चलकर मूव करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। तो ये ठोस द्रव के सापेक्ष बिल्कुल अलग होते हैं। तापीय प्रसार बहुत अधिक होता है। गैसों की अवस्था के बारे में जानकारी इसके दाब, ताप और इससे अपन को मिल जाती है। ठीक है, अंतराण्विक बल की स्थिति देखें अपन। अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल, इनको अपन क्या कहेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अभी मैंने डिस्कस किया था, तब बताया था आपको सबसे ज्यादा किस में होते हैं, ठोस में। अंतराण्विक यानी जिन पदार्थों से ठोस बना है उन परमाणुओं अणुओं के बीच का जो आकर्षण बल है वो सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। ठोस से कम किस में होता है, द्रव में। द्रव से कम किस में होता है, वास्तविक गैस। और सबसे कम किस में होता है दोस्तों, आदर्श गैस। और आदर्श गैस में तो क्या माना जाता है, अंतराण्विक बल को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल है, यानी जिन मटेरियल से बना है, जिन परमाणुओं से या कणों से मिलकर बना है ठोस, उनमें आपस में जो आकर्षण बल है जिसके द्वारा वो जुड़े होते हैं, वो सबसे ज्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम वास्तविक गैसें में। वास्तविक गैसें उन गैसों को अपन बोल सकते हैं जो आदर्श गैस के नियमों का पालन नहीं करती। आदर्श गैस के नियम अपन पढ़ेंगे। और चौथा जो बताया है दोस्तों वो है आदर्श गैस, और इसमें अंतराण्विक बल क्या होते हैं, शून्य होते हैं बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा अपन पढ़ते हैं कि एक एनर्जी जो अभिविन्यासित होने के लिए आवश्यक है उसको अपन क्या कहते हैं, स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी है। और अभिविन्यास के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सबसे कम किसकी, ठोस की। उसके बाद में किसकी, द्रव की। उसके बाद में किसकी, द्रव के बाद में वास्तविक गैस की। और सबसे ज्यादा आदर्श गैस। और सबसे ज्यादा भी है, और ये स्थितिज ऊर्जा भी आदर्श गैस की क्या होती है, शून्य होती है। इसका मतलब आदर्श गैस के अलावा जितनी भी ये चीजें हैं इनकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये दोनों भी क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है। इनको आपको याद रखना है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में है। आदर्श गैस के लिए वो भी जीरो होते हैं, और आदर्श गैस की पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होती है, जीरो होती है। तो कई बार अपने ऑब्जेक्टिव टाइप में यही क्वेश्चन आ जाता है कि आदर्श गैस की अंतराण्विक बल शून्य और स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है, शून्य होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिए गए ताप पर, कि कोई ताप आपको दे दिया, दिए गए ताप पर ठोस, द्रव व गैस के लिए, ठोस, द्रव व गैस के लिए, दिए गए ताप पर ठोस, द्रव व गैस के लिए क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा,
आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक काइनेटिक एनर्जी सभी के लिए समान होती है, सभी के लिए समान, सभी के लिए समान। सभी का मतलब क्या है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। सभी के लिए आंतरिक काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों, सभी के लिए क्या होती है, समान होती है। ठीक है। सेकंड वन, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, आंतरिक पोटेंशियल एनर्जी पीई, ये आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए अधिकतम और अधिकतम होती कितनी है दोस्तों, पीई पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0, किसके लिए, आदर्श गैस के लिए, तथा ठोस के लिए, तथा ठोस के लिए न्यूनतम, और ठोस के लिए इससे भी न्यूनतम होती है। इसका मतलब कैसी होती है दोस्तों, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ठोस के लिए, नेगेटिव होती है। कितनी होती है, नेगेटिव होती है। एंड थर्ड वन इज कुल आंतरिक ऊर्जा, कुल आंतरिक ऊर्जा, कुल आंतरिक ऊर्जा। और इसकी अपन बात करें तो ये किसके लिए, आदर्श गैस के लिए अधिकतम, आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए अधिकतम तथा ठोस के लिए, आदर्श गैस के लिए अधिकतम तथा ठोस के लिए न्यूनतम इसका मान होता है। ये अपन को दोस्तों याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं और अपन इनसे बाईपास निकल जाते हैं। ठीक है, अपन को बाईपास नहीं निकलना है, अपन को याद रखना है। आंतरिक काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि जब भी जो तापमान, यहाँ दिए गए ताप का मतलब होता है जैसे मान लो आज अपन बात करें, अपन को दे दे ताप, इसका मतलब आज अपने कमरे का जो तापमान है उस ताप पर अपन ने ये सारी कंडीशंस लिखी है। कल यदि टेम्परेचर का मान कम या ज़्यादा होता है तो उसके लिए वो कल की है। तो अपन यहाँ कमरे के ताप पर भी कर सकते हैं। कमरे के ताप का मतलब ताप ठोस, द्रव व गैस के लिए, तीनों के लिए समान यदि है तो उसकी आंतरिक काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, आंतरिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और कुल आंतरिक ऊर्जा की क्या स्थिति होगी, इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों। अब देखो इस चैप्टर को जब अपन पढ़ रहे हैं तो कुछ अपने पास में फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको अपन काम में लेंगे, तो उनको अपन इस चैप्टर में किससे डिनोट करेंगे, उसका नोटेशन क्या है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कि भाई जैसे मोल है तो मोल को किन किन से डिनोट करते हैं, ये सारी चीजें। तो देखिए विशेष सिंबल, स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, स्पेशल सिंबल, संकेत। सबसे पहले म्यू, म्यू या एन, कोई सा भी एक आ सकता है। केटीजी में, केटीजी चैप्टर जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसमें म्यू और एन अपन किस को रिप्रेजेंट करेंगे, गैस की मोलर मात्रा, गैस की मोलर मात्रा अर्थात गैस के मोल। और ये होते क्या है, बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार या एन बटे एन जीरो, एम भार बटे अणुभार। ठीक है, एन जीरो क्या है, आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो नियतांक, और इसकी वैल्यू कितनी है 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु पर मोल, यानी एक मोल में अणुओं की संख्या। अणु भार बटे भार, ये क्या आ गया, अणु भार बटे भार आ गया। N0 क्या है, अवोगाद्रो नियतांक है जिसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु पर मोल, यानी एक मोल में अणुओं की संख्या है। और दोस्तों वैसे मोल बोलने में अपन को अजीब सा लगता है, जबकि गैस को अपन यदि तोलें तो मोल में ही तोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई कमरा है और कमरे में एक मोल गैस है, इसका मतलब उस गैस के अणु कितने हैं, उसमें 6.023 गुणा 10 की पावर 23 अणु है। तो N0 क्या है दोस्तों, अवोगाद्रो नियतांक, जिसकी वैल्यू अपन को याद रखनी है।
ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो संकेत है उसका मतलब क्या है भाई, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है। और इसकी वैल्यू है अपने पास में इक्वल्स टू 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन, जूल पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है। या कैलोरी में अपन इसको डिनोट करें तो ये कितनी हो जाएगी, 2 कैलोरी, अप्रोक्सीमेट लगाया मैंने, एग्जैक्ट लगाया, 2 कैलोरी पर मोल और पर केल्विन। ये मल्टीप्लाई में है, डेस नहीं है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसकी विमा यदि अपन करें तो यहां से देखिए इसके मात्रक से आर की विमा, जो सार्वत्रिक गैस नियतांक है इसकी विमा क्या होगी दोस्तों, इसका मात्रक जूल पर मोल इंटू क्या हो गया केल्विन। तो जूल क्या है m1L²T-2, मोल का मोल या म्यू कर दो, जो भी आपकी इच्छा है, मोल का मोल रखो, ठीक है। और के का क्या हो जाएगा थीटा या केल्विन, जो भी आप रखना चाहो। तो यहां से इसकी विमा आप निकालोगे तो m1L²T-2 मोल इनवर्स और थीटा इनवर्स, ये क्या होगी, सार्वत्रिक गैस नियतांक का विमा हो गई अपने पास में, ठीक है। यहां जो अपन मान रहे हैं यहां पर, ठीक है, ये क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। आर आएगा छोटा आर, छोटे आर को अपन लिखेंगे गैस का विशिष्ट नियतांक, छोटा आर आएगा गैस का विशिष्ट, छोटे नियतांक का अपन काम में लेंगे गैस का विशिष्ट नियतांक। और इस छोटा आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर इक्वल्स टू आर अपॉन एम डब्ल्यू। आर का मतलब है गैस नियतांक और दोस्तों एम डब्ल्यू का मतलब है गैस का अणुभार। एम डब्ल्यू का मतलब क्या है, गैस का अणुभार। क्या मतलब है, गैस का अणुभार। अपन इस पे बात करेंगे। आर छोटा आर इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन एम ओमेगा, इसको अपन लिखते हैं, ठीक है। एंड के को अपन पढ़ते हैं वोल्ट जेमेन नियतांक, वोल्ट जेमेन नियतांक। और इसकी वैल्यू अपन को याद रखनी है, के इक्वल्स टू आर अपॉन एन जीरो। ये भी फॉर्मूला अपन को याद रखना है। के इक्वल्स टू क्या होता है, आर अपॉन एन जीरो, यानी के वोल्ट जेमेन नियतांक है, इसका मान आर सार्वत्रिक गैस नियतांक या गैस नियतांक भी बोल सकते हो, बटे एन जीरो। एन जीरो क्या है दोस्तों, आवोगाद्रो नियतांक। क्या है, आवोगाद्रो नियतांक है। और इसकी वैल्यू अपन को रटनी है 1.38 गुणा 10 की पावर -23, ठीक है। और जूल बटे केल्विन। आप दोस्तों देखोगे इन दोनों नियतांकों की अपन बात करें तो देखो यहां भी जूल है और यहां भी जूल है। इसका मतलब ये दोनों गैस नियतांक नहीं है, कुछ न कुछ एनर्जी है ये, क्योंकि जूल आ रहा है तो कुछ न कुछ एनर्जी का पोर्शन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सार्वत्रिक जो गैस नियतांक 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन, और ये भी क्या है 1.38 गुणा 10 की पावर -23 जूल अपॉन केल्विन। के इक्वल्स टू आर अपॉन एन जीरो, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है। इन फॉर्मूलों को, ये जो स्पेशल सिंबल है, इनको लिखने में अपन के जहां भी देखिए एम, छोटा एम अपन काम में लेंगे इस चैप्टर में, वहां मानेंगे एक अणु का द्रव्यमान। छोटे एम को मानेंगे इस पूरे चैप्टर में एक अणु का द्रव्यमान। क्या मानेंगे दोस्तों, एक अणु का द्रव्यमान मान के अपन कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल एम जैसे ही आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, गैस का द्रव्यमान, गैस का, पूरी गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान। और ये क्या है, छोटा एम, गैस में उपस्थित एक अणु का द्रव्यमान है, ठीक है। एम डब्ल्यू, अभी अपन ने कहा है एम डब्ल्यू क्या है भाई, गैस का अणुभार। क्या है दोस्तों, गैस का अणुभार। एम डब्ल्यू क्या है, गैस का अणुभार। एन, एन देखो एन, ये रहा एन। एन क्या है, गैस में अणुओं की संख्या, गैस में अणुओं की संख्या। क्या है दोस्तों, गैस में अणुओं की संख्या, गैस में अणुओं की संख्या की, गैस में अणुओं की संख्या कितनी है, रो। रो गैस का क्या है, गैस का घनत्व। रो क्या है दोस्तों, गैस का घनत्व, गैस का घनत्व। और ये कितना है, रो बराबर क्या होता है, m/v या m/v, और ये
m इंटू एन। क्या हो सकता है? m इंटू एन, क्योंकि m है तो m पूरा क्या हो गया? m n, m ये m क्या हो गया? m इंटू एन, और v का अपन भाग दे देंगे ये, तो ये जो हो जाएगा ये छोटा वाला n हो जाएगा, छोटा वाला n। यहाँ इसका मतलब ये छोटा n है, यहाँ पर ये आपको ये यहाँ देखो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है, गैस के अणुओं की संख्या, गैस के अणुओं का घनत्व है, और ये यहाँ पर ने मोल डिनोट किया है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है। और n क्या है? अणु का घनत्व है। छोटा n क्या है दोस्तों? अणु का घनत्व। तो यहाँ ये n मत फिर इसको करना, केवल म्यू अपन कर देंगे गैस की मोलर मात्रा। n क्या है? अणु का घनत्व है, और अणु का घनत्व है मतलब n इक्वल्स टू n अपॉन v। ये मैंने बताया ना। कैपिटल M क्या है? पूरी गैस का, यानी गैस के एक अणु का द्रव्यमान क्या है दोस्तों? m है, m, और n अणु है, ये रहा गैस में अणुओं की संख्या, तो पूरी गैस का द्रव्यमान कितना हो गया? m बराबर क्या हो गया? बड़ा M बराबर क्या हो गया? छोटा m इंटू n, और ये घनत्व है तो बटे v, तो m छोटा छोड़ दो और n अपॉन v को अपन क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? mn हो गया। ये सारे फॉर्मूले अपने बहुत काम के हैं, ठीक है। इनको दोस्तों अपन को याद करना है, इनको लाइटली नहीं लेना, अपन को इनको रटना है। ये नियतांक है, क्योंकि अब अपन फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम दे रहे हैं तो अपने सीधा क्वेश्चन तो आना नहीं है, कोई न कोई न्यूमेरिकल आना है, और न्यूमेरिकल आएगा तो ये जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू अपन को क्या याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गई बात। अब आगे वाली चीज देखिए, अब देखिए एक तो क्या है? सामान्य ताप व दाब, सामान्य ताप व दाब, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य ताप व दाब, इसको दोस्तों अपन इंग्लिश में कहते हैं एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य ताप व दाब। एक ऐसा ही वर्ड और होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? मानक ताप व दाब। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको अपन कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है दोस्तों। यह है सामान्य ताप व दाब, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और यह है मानक ताप व दाब, इसको अपन कहते हैं एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसमें देखिए ये तापमान, भाई पहला पॉइंट क्या है? तापमान। तो तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर, सामान्य ताप व दाब की अपन बात करें तो टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है 273.15 केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 जोड़ देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा, ये अपन को पता है। तो सामान्य ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273.15 केल्विन, ठीक है। दाब, सामान्य दाब, सामान्य दाब का मतलब है दोस्तों 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो आप जानते हो 1.01325 इंटू 10⁵, 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप बोल सकते हो 1.01325 गुणा 10⁵, और इसको अपन बोल सकते हैं पास्कल। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब को पास्कल बोला जाता है। वैसे प्रतिबल की इकाई भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है, लेकिन पास्कल नहीं होती है, इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सामान्य यानी सामान्य तापमान हो गया, दाब हो गया, और दोस्तों आयतन। आयतन, आयतन का मतलब क्या है? 22.4 लीटर। कितना है? 22.4 लीटर। यह है सामान्य ताप व दाब, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम नाम नहीं दिया गया, लेकिन वॉल्यूम भी अपन लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एसटीपी, क्या अंतर है दोनों में? एसटीपी का मतलब क्या होता है दोस्तों? 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273.16 केल्विन। यह है मानक ताप, 273.16 केल्विन। लेकिन मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ये ऑप्शन भी हो और वो ऑप्शन भी हो, तो वो ऑप्शन क्या है? मानक ताप व दाब के लिए सही, ठीक है। दाब
वही है 1 atm, यानी 1 atm बराबर जो ये वैल्यू दे रखी है वही यहाँ पर है। और दोस्तों आयतन इसमें भी 22.4 लीटर और इसमें भी 22.4 लीटर। बस अपन को एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि तापमान में 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है। ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कम होता है और वो थोड़ा सा टेम्परेचर में क्या है ज़्यादा होता है। इस टेबल को भी अपन याद रखेंगे। जब भी मानक ताप, जब भी आप कोई क्वेश्चन करोगे तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा एनटीपी पर किसी गैस का आयतन यह है, तो एनटीपी पर गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है, ये अपन को याद रखना है। ठीक है। हाँ, इसमें कुछ यूनिट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ किस हिसाब से, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब क्या है दोस्तों, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर क्या है, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -3 है। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो देखो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये मीटर क्यूब है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर +6 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब होगा। और सेंटीमीटर क्यूब होगा तो देखो यहाँ से 10 की पावर -3 और 10 की पावर 6, इसमें से 10 की पावर कितनी चली जाएंगी, 3 चली जाएंगी, तो क्या बच जाएगा प्लस का 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्या बच जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा। इक्वल्स टू, इनको क्या बोला जाता है, 10 की पावर 3 सी, क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोला जाता है, सीसी भी बोला जाता है। और सीसी को दोस्तों 10 की पावर 3 ml भी अपन बोल सकते हैं। समझ गए, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, 1 ml, कई बार अपन डॉक्टर से दवाई लाते हैं तो वो ml लिखता है, ml का मतलब ये है। ठीक है। और रो वाटर, पानी की जो डेंसिटी है वो कितनी है, वो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 kg पर मीटर क्यूब, या इसको अपन क्या कहते हैं 1 ग्राम 1g/cc। ठीक है, या ठीक है, रो आइस, बर्फ जो होती है दोस्तों उसका कितना है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब देखो आप लोग कहोगे कि सर बस बर्फ में तो पार्टिकल पास पास में होते हैं और पानी में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लेकिन पानी की डेंसिटी तो ज़्यादा है और बर्फ़ की डेंसिटी क्या है दोस्तों, कम है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तभी अपन कहते हैं कि पानी का जो बिहेवियर है वो एनामलस बिहेवियर है, यानी और लिक्विड से अलग बिहेवियर पानी का है। रो वाटर कितना है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम/cc, एग्जैक्ट बराबर है, ये एग्जैक्ट बराबर 1 ग्राम पर cc है। और रो आइस कितना है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और या 0.9 ग्राम पर cc है। इसको भी अपन याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी टेबल आप लोगों को दोस्तों क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये टेबल अपन को आनी ही चाहिए। अब अपन दोस्तों बात करते हैं आदर्श गैस की अवधारणा। आदर्श गैस की अवधारणा, आइडियल गैस कंसेप्ट। आदर्श गैस की अवधारणा बहुत समझ में आनी चाहिए बातें। आदर्श गैस की अवधारणा, आदर्श गैस की अवधारणा आसान है टॉपिक, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। आदर्श गैस की अवधारणा, ठीक है। आदर्श गैस अपन जब भी मानेंगे कि इस पात्र में आदर्श गैस है तो क्या क्या होना चाहिए आदर्श गैस के लिए, अणुओं का आयतन, अणुओं का आयतन, आदर्श गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में, आयतन पात्र के आयतन, पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। पात्र के आयतन की तुलना में क्या होता है दोस्तों, नगण्य होता है। अतः गैस का आयतन बराबर पात्र का आयतन, और ये बात कब पर नहीं करनी अपन, 0 केल्विन को छोड़कर,
0 केल्विन को छोड़कर। 0 केल्विन पर अपन ये नहीं लिख सकते, 0 केल्विन को छोड़कर। जब भी अपन बातें करेंगे आदर्श गैस की तो अपन ये मानेंगे कि आदर्श गैस के जो अणु हैं उनका आयतन होता ही नहीं है, ठीक है। उनका आयतन नहीं होता तो उसके अंदर जो गैस भरी हुई है पात्र के अंदर, तो अणु का आयतन तो होता नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, पूरी गैस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, पात्र का आयतन, जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अणु के मध्य अंतराण्विक बल शून्य होता है। अंतराण्विक बल शून्य होता है। और अपन ये भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होता है, 0 होता है। अंतराण्विक बल का मान शून्य का मतलब है बल F बराबर -du/dx। यदि बल का मान 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी का मान भी क्या है दोस्तों, 0 है। अणु के मध्य अंतराण्विक बल क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है, ठीक है। ये आदर्श गैस की अवधारणा है। अब अपन बात करेंगे आदर्श गैस के गुणधर्म। आदर्श गैस यदि अपन माने तो उनमें जो पार्टिकल्स हैं आदर्श गैस के, तो आदर्श गैस के गुणधर्म कि क्या क्या उनमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि आदर्श गैस है अपने पास में, तो उस आदर्श गैस के सभी अणुओं का आकार है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। द्रव्यमान एक समान होते हैं और अलग अलग गैसों के अणु हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये पॉइंट अपन को इंपॉर्टेंट है, अपन लिख सकते हैं इसके। एक गैस के सभी अणु आकार और द्रव्यमान में एक समान होते हैं। आकार और द्रव्यमान में एक समान होते हैं। विभिन्न गैसों के अणु भिन्न भिन्न विभिन्न गैसों के अणु क्या होते हैं दोस्तों, भिन्न भिन्न होते हैं। आदर्श गैस के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे तो ये अपन ने आदर्श गैस के अणुओं के बारे में बात कर ली कि एक गैस के सभी अणु आकार में समान, द्रव्यमान में समान होते हैं। और यदि अलग अलग आदर्श गैस अपन को दे दी तो उन आदर्श गैसों के जो अणु हैं वो क्या होंगे दोस्तों, अलग अलग होंगे, ठीक है। दूसरी जो कंसेप्ट है आदर्श गैस के अणु के बारे में वो क्या है, इलास्टिसिटी की है कि गैस के अणु दृढ़ होते हैं, प्रत्यास्थ होते हैं। गैस के अणु दृढ़, प्रत्यास्थ और चिकने गोले की तरह व्यवहार करते हैं। प्रत्यास्थ भी होते हैं, दृढ़ भी होते हैं और चिकने गोले की तरह व्यवहार करते हैं। अणु एक दूसरे से व पात्र की दीवार के साथ टकराते रहते हैं। ये टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। अतः इन टक्करों में गतिज ऊर्जा का ह्रास नहीं
होता है। अर्थात टक्कर यदि पूर्ण प्रत्यास्थ होगी दोस्तों तो इसमें रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी लागू होगा, गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और कुल ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और यांत्रिक ऊर्जा भी क्या रहेगी, संरक्षित। यानी जितने भी प्रकार की एनर्जी है वो सारी की सारी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आदर्श गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। आदर्श गैस को द्रवित लिक्विड फॉर्म में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतराण्विक बल शून्य होता है। क्योंकि अंतराण्विक बल शून्य होता है। क्योंकि अंतराण्विक बल का मान क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आदर्श गैस की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। इसलिए गैस की आंतरिक ऊर्जा पूर्ण रूप से गतिज होती है। पूर्ण रूप से गतिज होती है। इसमें गैस की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा इसके आगे है स्थानांतरण गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होती है। स्थानांतरण गतिज ऊर्जा है वो उसके परम ताप के सीधे क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। ठीक है। ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 और 5। छठा पॉइंट, इसी कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल व केवल उसके परम ताप पर निर्भर करती है। अर्थात ई स्थानांतरण समानुपाती क्या हो जाएगा, टी। ठीक है। ई स्थानांतरण क्या हो जाएगा, समानुपाती टी। और किसी भी पदार्थ के लिए किसी भी पदार्थ के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी यू कुल ऊर्जा होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऐसे होती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूं इसके आगे। और आदर्श गैस की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, इसलिए गैस की आंतरिक ऊर्जा पूर्ण रूप से गतिज ऊर्जा होती है। इसमें गैस की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के सीधे समानुपाती होती है। इसी कारण गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल व केवल एक ही पैरामीटर उसके परम ताप पर निर्भर करती है। अर्थात ई स्थानांतरण समानुपाती क्या हो गया, टी हो गया। किसी भी पदार्थ के लिए U बराबर यानी कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या है, U काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, U के ई
किस पर निर्भर कर रही है? ताप पर निर्भर, केवल टी पर, केवल टी पर निर्भर। यूपी आंतरिक अंतराण्विक अंतराण्विक बल पर निर्भर, अंतराण्विक बल पर निर्भर, और ये क्या होती है? सदैव ऋणात्मक। अंतराण्विक बल पर निर्भर है और सदैव क्या होती है दोस्तों? ऋणात्मक होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा। आदर्श इंपॉर्टेंट बात है, आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा, आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा एक नियत राशि है, एक नियत राशि है, एक नियत राशि है। यह ताप के साथ परिवर्तित, यह है ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, यह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, यह ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट, सभी वास्तविक गैसें, सभी वास्तविक गैसें उच्च ताप, निम्न दाब, उच्च ताप, निम्न दाब एवं निम्न घनत्व पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। ये लाइन और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा एक नियत राशि है, ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है, और सभी वास्तविक गैसें उच्च ताप, वर्ड याद रखना, उच्च ताप, निम्न दाब एवं निम्न घनत्व है, उच्च ताप, निम्न दाब एवं निम्न घनत्व पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती हैं। गैस के अणु का जो द्रव्यमान है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारे दोस्तों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आदर्श गैस की पोस्टुलेट माने अपन ने कि आदर्श गैस ये है तो उसके अणु में तथा गैस में इस प्रकार से क्या होने चाहिए, उनमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैस के अणु बिंदु द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान का मतलब है नगण्य द्रव्यमान, नगण्य द्रव्यमान या अल्प द्रव्यमान, अल्प, वह नगण्य आयतन, वह नगण्य आयतन तथा इनकी गति बहुत तीव्र, तापीय वेग 10⁷ सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ध्यान देना सेंटीमीटर प्रति सेकंड होती है। इस कारण इन पर गुरुत्व का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, गुरुत्व का ज्यादा कोई प्रभाव नहीं होता है। दोस्तों इस हिसाब से ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपको याद करने हैं, बार बार इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो ये पॉइंट आपके वैसे ही दिमाग में याद हो जाएंगे। और एग्जाम में यदि अपना क्वेश्चन आता है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम है, पेपर आप देख रहे हो, उसमें निम्न में से कौन सा कथन सही है,
निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इन पॉइंटों में से क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, इसलिए आप लोगों को ये बार बार पढ़ना है। ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपके ये चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखिए चलते हैं कि जो अपनी आदर्श गैस है उसका समीकरण क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें खास खास बातें हैं। ये देखिए, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण। आदर्श गैस की अवस्था समीकरण या प्रावस्था समीकरण अपन बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आदर्श गैस का समीकरण अपन लिखें तो पीवी इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, म्यू आर टी। यानी कई लोगों ने ये कहा कि जो गैस इस नियम को फॉलो नहीं या इस इक्वेशन को फॉलो करती है उसको अपन दोस्तों क्या कहते हैं, आदर्श गैस कहते हैं। ठीक है, तो आदर्श गैस का समीकरण ये हो गया पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। ये तो किसके लिए है, म्यू मोल के लिए, म्यू मोल के लिए। ठीक है, यदि इसको मैं ऐसे लिखूं पीवी इक्वल्स टू आर टी तो म्यू की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 1 होगी, यानी म्यू बराबर 1 होगी। और इसको अपन क्या कहेंगे, 1 मोल के लिए, क्या कहेंगे, 1 मोल के लिए, कि 1 मोल गैस के लिए ये क्या है, आदर्श गैस का समीकरण। ठीक है, अब दोस्तों और देखिए इसको कैसे अपन किस किस रूप में लिख सकते हैं। पीवी इक्वल्स टू म्यू, म्यू को अभी अपन ने स्टार्टिंग में लिखा था क्या, भार बटे अणुभार, गैस का भार यानी m बटे एम डब्ल्यू। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों, आर टी। ठीक है, और आर को, इसको m को आप क्या लिख सकते हो, m को एम एन, यदि गैस में प्रत्येक गैस के अणु का द्रव्यमान है वो छोटा m है और पात्र में जो गैस भरी हुई है उसमें कुल अणु की संख्या कितनी, n, तो mn, यानी कुल भार कितना हो गया, mn हो गया। और इसका अणुभार m इंटू अवोगाद्रो नंबर, क्या है दोस्तों, m इंटू अवोगाद्रो नंबर, और ये क्या हो गया, r इंटू टी। ठीक है, m से m कट्टी हो गया और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r अपॉन n0। देखना ध्यान से, r अपॉन n0, m से m कट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया, या m से m मर गया, r अपॉन n0, और ये क्या हो गया दोस्तों, n इंटू टी। और r अपॉन n0 का अभी अपन ने लिखा है क्या, m बराबर अपने लिखा है एम एन, और एम डब्ल्यू बराबर अपन ने लिखा है एम एन ज़ीरो, और यहाँ के लिखूँगा आर अपॉन एन ज़ीरो, जो वोल्ट जेमन नियतांक है। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, के एन, ये छोटा के एन टी, और इसको अपन सही लिखें, सही ऑर्डर से लिखें तो अपने साधारण बोलचाल में क्या आता है, एन के टी। ये भी क्या है, आदर्श गैस का समीकरण है। ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, आदर्श गैस का समीकरण। म्यू क्या है यहां पर, म्यू गैस, म्यू क्या है, गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। ठीक है, और के क्या है, के अभी लिखा था अपन ने वोल्ट, वोल्ट नहीं है दोस्तों, वोल्ट जेमान, वोल्ट जेमेन भी बोलते हैं, कई बार वोल्ट जमान भी बोलते हैं, वोल्ट जेमन नियतांक, क्या बोला जाता है, वोल्ट जेमन नियतांक बोला जाता है। यहां से अपन इसको शो करें, इसमें डेंसिटी का इसमें भाग दे दें दोस्तों, तो देखिए डेंसिटी का भाग दे दें अपन, तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन रो, P अपॉन रो बराबर क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, एम अपॉन वी क्या है, डेंसिटी है। यहां से देखो ये इक्वेशन, यहां से अपन इसको सॉल्व करें तो देखो पी वी इक्वल्स टू क्या है, एम अपॉन एम डब्ल्यू इंटू आर टी। ठीक है, इस एम को इसके नीचे ले आओ तो पी वी अपॉन एम बराबर क्या हो गया दोस्तों, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। ठीक है, यहां से P, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस V को M के नीचे ले आओ क्योंकि बटे में बटा होगा ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, और ये नीचे वाला क्या है, रो, तो ये हो गया P अपॉन रो बराबर आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, और बराबर क्या हो जाएगा ये, के टी अपॉन छोटा m।
ये अपने पास में क्या आ गया दोस्तों, रिलेशन आ गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट, ये एक मोल के लिए इंपॉर्टेंट। फिर यहां से बहुत बार दोस्तों अपन क्या करते हैं कि इन फॉर्मूलों को अपन लाइटली लेते हैं, तो यहां तक तो अपने याद रहती हैं ये चीजें, लेकिन उसके बाद में अपन यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इनको अपन भूलते जाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा रिलेशन है, ये भी अपन कई बार कंफ्यूज होता है कि एन ऊपर था, आर ऊपर था, इस हिसाब से, तो इनको बार बार अपन लिखेंगे तो अपने ये चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इनको आपको याद रखना है। अब है गैस नियम। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैसों पर कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉलो होंगे, तो सबसे पहले अपन कहते हैं गैस नियम। गैस अपनी जो मानेंगे अपन आदर्श गैस मान के चलेंगे। सबसे पहले जो नियम है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। बॉयल का नियम, बॉयल नाम का वैज्ञानिक था। बॉयल का नियम क्या था दोस्तों, बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। ठीक है, और इस नियम पीवी इक्वल्स टू क्या है, पीवी इक्वल्स टू क्या है, आरटी। ठीक है, और ये नियम क्या कहता है कि तापमान, यहां से देखें तापमान को, आर तो नियतांक है, नियत ताप पर, नियत ताप पर, या एक मोल के लिए ले लो या म्यू मोल के लिए ले लो, नियत ताप पर पीवी, नियत ताप पर, यानी अपन क्या कह सकते हैं कि तापमान यदि नियत हो तो अपन क्या कह सकते हैं, पीवी बराबर ये कह सकते हैं क्या, नियतांक। यदि तापमान नियत हो गया तो पूरा ही नियतांक हो गया। आर नियतांक है, गैस नियतांक 8.314 है। तापमान को अपन नियत ताप मान लिया, तो पीवी बराबर क्या हो गया दोस्तों, नियतांक हो गया। और पीवी बराबर नियतांक हो गया तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि V समानुपाती क्या हो गया, 1/P, या P समानुपाती 1/V। ठीक है, क्या हो गया, V समानुपाती 1/P हो गया। ठीक है, या P समानुपाती इंप्लाइज दैट P, ये लो, ये हो गया नियतांक 1/V। ठीक है, यहां से देखिए अपन क्या लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार, ये समझ में आ गया। तो अपन यहां से इस नियम के अनुसार, बॉयल्स का नियम, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर, इस नियम के अनुसार नियत ताप पर, नियत ताप पर किसी आदर्श गैस के लिए, किसी आदर्श गैस के लिए नियत ताप पर किसी आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, उसके दाब के आयतन, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात ये अपन ने लिखा है V समानुपाती 1/P। जब अपन ने क्या माना है, T बराबर तो नियत, और M भी अपन ने क्या माना है, नियत माना है, और M बराबर भी अपन ने क्या माना है, गैस का नियत माना है। यहां से अपन बात करें तो PV बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक। और दो स्टेट के लिए बात करें अपन तो एक स्टेट का क्या हो जाएगा, P1 V1 बराबर P2 V2, दो स्टेट की बात करें। और इसमें दोस्तों यदि अपन को 3 क्वांटिटीज की वैल्यू दे दे तो चौथी क्वांटिटी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ग्राफिकल अपन बात करें, ग्राफ की अपन बात करें तो देखिए ग्राफ अपन खींचे, ठीक है, यहां से तो P और V में ग्राफ अपन खींचे तो P और V एक दूसरे के क्या है भाई, व्युत्क्रमानुपाती हैं। P और V क्या है दोस्तों, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ग्राफ कैसे आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, और इसमें अपन क्या लिखेंगे, M बराबर तो नियत और T बराबर भी क्या है दोस्तों, नियत। ठीक है, PV और V में ग्राफ खींचे
जैसे यहाँ इस एक्सिस पे पी वी ले लें और इस पे वी ले लें, तो वी का चाहे कुछ भी मान हो, पी वी बराबर तो क्या है, नियतांक है। और पी वी और पी में ग्राफ ले लें, ये देखो पी वी और पी में, तो भी ये क्या है, पी की कुछ भी 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी वैल्यू हो, तो भी क्या है दोस्तों, पी वी नियतांक। ठीक है। और इसमें ताप नियत है, क्या है, ताप नियत है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समतापिक। क्या बोलेंगे, समतापिक या समतापीय प्रक्रिया। ठीक है। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस होगी जिसमें ताप क्या होता है दोस्तों, नियत होता है। समतापी प्रक्रम इसे अपन बोल सकते हैं, समतापी प्रक्रम। बॉयल्स का नियम है, टी बराबर क्या है, टी और एम का मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रखो। आदर्श गैस के लिए पहला नियम है। इस नियम पे बेस्ड कई न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, अपन को ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों। सेकंड जो नियम है, पीवी बराबर आरटी में अपन ने एक चीज को नियतांक कर दिया। ठीक है। सेकंड में देखिए, सेकंड इक्वेशन अपने पास में वही है। अब की बार का अपन क्या कर देंगे, पीवी इक्वल्स टू क्या है, आर टी। पिछली बार अपन ने टी को नियत किया था, अब अपन क्या कर देंगे, एम तथा पी नियत। यदि एम तो है ही तथा पी नियत, एम तथा पी दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, नियत। एम तथा पी बराबर क्या हो, नियत। यहां से एम तथा पी दोनों नियत है, तो पी भी नियत, एम भी नियत, आर नियतांक होता ही है, तो पी वी समानुपाती टी। क्या हो जाएगा, वी समानुपाती क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है। और इसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं, चार्ल्स का नियम। इसे अपन कहते हैं चार्ल्स का नियम। क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ। इसे अपन कहते हैं चार्ल्स नियम। ठीक है। और इसको अपन क्या लिखते हैं, इसके अनुसार, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार नियत दाब पर, नियत दाब पर आदर्श गैस के लिए, नियत दाब पर आदर्श गैस के लिए दिए गए, नियत दाब पर आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के, आदर्श गैस के, आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान, आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए, के लिए गैस का आयतन, गैस का आयतन उसके परम ताप के, इसके परम ताप के सीधे, परम ताप के सीधे समानुपाती, सीधे समानुपाती होता है। ठीक है। अर्थात V समानुपाती T। कब, जब M तथा P बराबर क्या हो, नियत। यदि दो स्टेट की अपन बात करें दोस्तों, इंप्लाइज दैट V1 अपॉन V2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 अपॉन T2। इससे भी अपन यदि तीन क्वांटिटी अपने पास में दी हुई है, तो अपन चौथी क्वांटिटी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब इसमें भी ग्राफ देखें, ग्राफ की स्टडी, V और T, V आयतन और T केल्विन में अपन ले रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या आएगा, एक सीधी रेखा। ठीक है भाई। फिर V अपॉन टी, यहां से देखिए V अपॉन टी अपन करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, के टी, और V अपॉन टी बराबर क्या है दोस्तों, K, और बराबर क्या है, नियतांक। तो V अपॉन टी और T में खींचो, तो V अपॉन टी और V में खींचोगे तो भी एक सीधी रेखा आएगी। और दोस्तों V अपॉन टी और किस में खींचोगे, T में खींचोगे, T केल्विन में खींचोगे तो भी क्या आएगी, एक सीधी रेखा ही। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो नियम है उसे अपन कहेंगे गैलुसेक। दो नियम हो गए, बॉयल का नियम, और इसमें दोस्तों क्या नियत रहता है, पी दाब, तो इसको अपन बोलते हैं आइसोबारिक। क्या बोलते हैं, आइसोबोरिक प्रोसेस या समदाबीय प्रक्रम। इसको अपन क्या बोलते हैं, समदाबी प्रक्रम या समदाबीय प्रक्रम। नेक्स्ट अपना नियम आता है गैलुसेक। गैलुसेक का नियम, गैलुसेक का नियम क्या है दोस्तों, गैलुसेक का नियम। इसके अनुसार आदर्श गैस, इसके अनुसार आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए, आदर्श गैस के निश्चित इसके अनुसार आदर्श गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए नियत आयतन पर गैस का दाब, नियत आयतन पर गैस का दाब इसके परम ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है, इसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात पी वी इक्वल्स टू अपनी इक्वेशन क्या है भाई, आर टी। देखो टी नियतांक हो गया, पी नियतांक हो गया, अब एक ही चीज अपने पास में बची है और वो क्या है, वी। ठीक है, वी यदि नियतांक हो गया तो अपन क्या कह सकते हैं, पी समानुपाती टी कह सकते हैं ना। यदि एम तथा वी दोनों क्या हो, नियत हो, एम तथा वी दोनों क्या हो जाएंगे, नियत हो जाएंगे। दो अलग अलग स्टेट की अपन बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अपन देखें तो P बराबर क्या हो जाएगा, के टी, या इंप्लाइज दैट P अपॉन टी बराबर क्या हो जाएगा, के। इंप्लाइज दैट अपन कह सकते हैं P1 बटे T1 बराबर P2 बटे T2, या इंप्लाइज दैट P1 अपॉन P2 बराबर अपन क्या कह सकते हैं, T1 अपॉन T2। दो अलग अलग स्टेट के लिए अपन ये लिख सकते हैं, यानी यहां से भी अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। और इसे अपन दोस्तों क्या कहते हैं, गैलुसेक का नियम। क्या कहते हैं, गैलुसेक का नियम इसको अपन बोलते हैं। और इसके लिए भी अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखें किसका, तो देखिए P और V में ग्राफ, P ये है और V ये है, इसमें अपन ग्राफ देखें तो क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है, ऐसे ही P अपॉन टी में, P अपॉन टी और किस में खींचे, P में खींचे तो P अपॉन टी क्या है, नियतांक है। ऐसे ही P अपॉन टी और T में खींचे तो भी क्या है दोस्तों, ये नियतांक, तो भी क्या आ जाएगा, ये नियतांक आएगा। ये क्या आ जाएगी, सीधी रेखा आ जाएगी। इस हिसाब से ये क्या है दोस्तों, तीन नियम अपने हो गए। ठीक है, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, और इसमें क्या समान रहता है, वी नियत। तो वी नियत का मतलब क्या हो गया, समभारिक। क्या कहेंगे इसको, समभारिक। ठीक है, या वी नियतांक। नेक्स्ट है चौथा नियम, आवोगाद्रो का नियम। ये क्या है, आवोगाद्रो का नियम, और ये क्या कहता है, समान ताप दाब एवं आयतन, समान ताप दाब एवं आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या
गैसों में अणुओं की संख्या भी समान रहती है, अर्थात N1 बराबर N2। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या है, यदि PVT क्या हो, समान। जैसे एक ही स्टेट है P1 V1 T1, P1 V1 और T1 ये बराबर क्या हो, P2 V2 और T2 के बराबर हो, दो अलग अलग स्टेट, तो उनके लिए N1 बराबर भी क्या होंगे दोस्तों, N2 होंगे। और यही क्या है, अवोगाद्रो का नियम। ठीक है, नेक्स्ट जो पांचवा नियम है उसे अपन कहते हैं डाल्टन का आंशिक दाब, डाल्टन का आंशिक दाब का मिश्रण, आंशिक दाब का मिश्रण का नियम। ठीक है, ये लास्ट नियम है गैस का। और ये क्या कहता है कि भाई जितने भी दाब लगे हुए हैं, सारा दाब सभी दाबों के योग के बराबर होता है। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार बहुत सी गैसों के मिश्रण, बहुत सी गैसों के मिश्रण के द्वारा आरोपित दाब मिश्रण में उपस्थित गैस के प्रत्येक घटक के द्वारा आरोपित दाब के योग के बराबर होता है। आरोपित दाब के योग के बराबर होता है, अर्थात P मिक्सर इक्वल्स टू क्या है, P1 P2 प्लस P3 एंड सोन। इसे अपन क्या कहते हैं, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। यानी जितनी भी गैसें हैं, जितनी भी गैसों के मिश्रण है, उस पे लगने वाला दाब सारे दाब के योग के बराबर होता है। और वैसे दाब है दोस्तों, वो एक अदिश राशि है। तो ये क्या है, सदिशों के हिसाब से तो ये जुड़ता नहीं है। दाब एक अदिश राशि है, तो जो अपना बीजगणित का योग होता है उस हिसाब से ये फॉलो करता है। तो दोस्तों अपन ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या क्या होती है, कैसे अपन आदर्श गैस को मानते हैं, STP क्या होता है, NTP क्या होता है, और आदर्श जो गैस है वो ये 5 प्रकार के जो नियम हैं इनको वो फॉलो करती है। आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में, इसी यूनिट की नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में भेजेंगे ताकि वो इसको सब्सक्राइब करें और पढ़ने का आनंद लें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।